हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो एनसीईआरटी बुक्स है सभी क्लासों की, उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं निकाल कर लाई हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज पार्ट 2 में फिर से 20 क्वेश्चन आज मैं कराऊँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कोई भी अदर बुक्स या फिर वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? अब भाई ये वेलक्रो क्या है? आप लोग भी सोचोगे वेलक्रो है क्या? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वेलक्रो है ये आपने देखा होगा। चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आपके सैंडल्स में होता है, बैग को होता है ना, जिसमें से चर की आवाज़ आती है, उसे वेलक्रो कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था जॉर्ज डे मेस्ट्रल ने। जी हाँ, इसका आविष्कार किसने किया है? जॉर्ज मेस्ट्रल जी ने किया है। ये प्रश्न हमारी एनसीईआरटी बुक में है और ये भी आ सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी सीटेट में आ चुके हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। तो जॉर्ज मेस्ट्रल जी ने किया था। अब अगला प्रश्न है हमारा, मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई है? अब भाई देखो, जो सारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो सिर्फ हमारे देश में थोड़ी नहीं बनी होगी, है ना, अनेक देशों से आई होगी। तो जो मिर्च है वो हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है। तो याद रखना, मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है हमारा, सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? तो सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। याद रखना, जो भी सीढ़ीदार कुएं होते हैं उसको बावड़ी कहा जाता है। आपने देखे होंगे। देखो, इस प्रकार से कुएं होते हैं जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है ना, तो इसको क्या बावड़ी कहा जाता है इसे। अब अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? ये प्रश्न भी बिल्कुल 100% आ सकता है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है मृत सागर, है ना। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? मृत सागर। और इसके बारे में आपको बता दूँ, ये जो सागर है ये बहुत ही खारा है। ये जो मृत सागर है इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक हो। हाँ, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। इसमें सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये इस महासागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे मान लो कि हम सोए हुए हैं या आराम से लेटे हैं। देखो, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको दिख रहा है, ये जो व्यक्ति है इतने आराम से लेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है उसने नीचे कुछ बिछाया हुआ है और आराम से मस्त अखबार पढ़ रहा है। तो ये नज़ारा जो है ये है मृत सागर का। कौन सा सागर? मृत सागर। याद रखना, सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो मृत। अब अगला प्रश्न है हमारा, दांडी यात्रा कब निकाली गई थी? तो जो दांडी यात्रा है ये निकाली गई थी 12 मार्च 1930 में। ये जो यात्रा है ये नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित है। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ये जो यात्रा है ये 24 दिन तक चली थी और ये पद यात्रा थी, यानी पैदल यात्रा थी। और ये यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और कहाँ तक चली थी? नवसारी स्थित छोटे गांव दांडी तक। ये नवसारी में एक छोटा गांव है दांडी नाम करके, वहाँ तक ये यात्रा चली थी। यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज के अधिकार के खिलाफ किया गया था। यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया था? ब्रिटिश शासन ने क्या किया था? नमक पर अधिक रेट लगा दी थी, यानी नमक के भाव बढ़ा दिए थे, जिसे खरीद पाना भारतवासियों के लिए मुमकिन नहीं था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 में। अगला प्रश्न है, ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। गांधी जी और उनके सहयोगी का भी एक चित्र है। देखिए, इस प्रकार उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी जिसमें बहुत से लोग उनके सहयोगी बने थे। अब अगला प्रश्न है, मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया वो होता है मादा मच्छर के काटने पर होता है और ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से
पलते बढ़ते हैं किसी भी रुके हुए पानी में, कीचड़ में, है ना। तो इसलिए हमें पानी को ठहरने नहीं देना है। ये देखो इस प्रकार से अगर हमें दिखेगी कहीं पे जो मलेरिया के मच्छर है वो विकसित हो रहे हैं जिस पानी में है, तो हम क्या करेंगे, उस पानी पर केरोसिन छिड़क देंगे। तो केरोसिन छिड़क देंगे तो क्या होगा, उन मच्छरों तक, उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों तक जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन उस पानी पर छिड़क देना चाहिए ताकि वो नहीं होते। अब अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया की दवाई किस वृक्ष से बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवाई है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है और इस दवाई का नाम क्या है, कुनेन। याद रखना, कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है किससे, सिनकोना वृक्ष की छाल से। अब ये वृक्ष दिखता कैसे है वो देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस प्रकार से ये वृक्ष दिखता है। ये देखिए इसकी जो तना है इसकी छाल से बनाई जाती है कुनेन नामक दवा। याद रखना मलेरिया की दवा का नाम क्या है, कुनेन नामक दवा। और किससे बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से, है ना। याद रखना सिनकोना वृक्ष की छाल से ये दवा बनाई जाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है। अब भाई मक्खी से बीमारी तो ऐसा नहीं होगा कि मक्खी ने काट लिया और बीमारी हो गई, नहीं। तो किस प्रकार होगी, जब मक्खी गंदगी पर बैठकर हमारे भोजन पर आकर बैठती है जिसके कारण से मक्खी से बीमारियां फैलती हैं। अब मक्खी से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, टाइफाइड, हैजा, पेचिस और भी है ना। तो ये मुख्य कौन सी है, टाइफाइड, हैजा और पेचिस। ये बीमारियाँ किससे फैलती है, मक्खी से फैलती है। याद रखना, ये मत सोचना कि मक्खी काटती भी है क्या, ऐसा मत कर लेना। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की पहचान किस वैज्ञानिक ने की थी। तो जो मलेरिया रोग की पहचान की थी वो की थी रोनाल्ड रॉस ने। कब की, और उनको सन 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे दिखते थे। ये देखिए ये है रोनाल्ड रॉस जी। इन्होंने मलेरिया रोग की पहचान की थी और इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया था इस रोग की पहचान करने के लिए। उनके लिए उन्होंने क्या किया था, जब ये मलेरिया रोग की पहचान करे थे तो उस टाइम क्या हुआ था, इनको स्वयं को मलेरिया हो गया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्रकार के मच्छरों को पकड़ कर लाते थे और उनके पूरे शरीर का एक एक पार्ट निकाल कर देखते थे उनमें क्या किस प्रकार के वायरस है, जीवाणु हैं, और उसके हिसाब से वो मलेरिया रोग की पहचान करते थे। तो मलेरिया रोग की पहचान किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रोनाल्ड रॉस जी ने। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1902 में। मतलब 1902 से पहले ही उन्होंने मलेरिया रोग की पहचान कर ली थी। अब अगला है हमारा, भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा वह कौन है। तो वो है बछेंद्री पाल। जो बछेंद्री पाल जी है, ये भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये देखिए ये उनका वर्तमान वाला फ़ोटो है। ये बछेंद्री पाल जी इस प्रकार दिखते हैं। तो याद रखना, भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है, बछेंद्री पाल जी। अब अगला प्रश्न है हमारा, गोलकोंडा का किला किस राजवंशों ने बनाया था। तो इसका सही आंसर है 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंशों ने गोलकोंडा का किला बनाया था। मैं आप लोगों को इस गोलकोंडा किले के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। जो गोलकोंडा का किला है ये भारत के सबसे शानदार परिसरों में से एक है, जो तेलंगाना के आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर पश्चिमी बाहरी इलाके में बना है। सन 1518, है ना, सन 1518 से 1687 1518 से 1687 तक यह कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। कहाँ पर, गोलकोंडा किले पर। किसने बनाया, ये काकतीय राजवंशों ने। अब मैं आपको गोलकोंडा किला बताती हूँ। ये देखिए ये है गोलकोंडा का किला। देखो कितना सुंदर है और इसका जो परिसर है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। अब अगला प्रश्न है हमारा, चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
तो चांद पे उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये देखिए, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगला प्रश्न है हमारा, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? तो गए थे 360 किलोमीटर दूर। सुनीता विलियम्स जी के बारे में आपको कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी। ये जो सुनीता विलियम्स जी हैं ये 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। पहली बार जब वो गए थे सन 2006 में, तो ये 195 दिन रहे थे अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जी। और ये गए थे जब 2012 में गए तो ये रहे थे 127 दिन। तो इस तरह जो सुनीता विलियम्स जी का जो दौरा है वो पूरा 322 दिन का रहा। ये 322 दिन अंतरिक्ष में रह चुके हैं। नासा के स्पेस मशीन एक्सपेडिशन 33 की कमांडर सुनीता अपने 2 साथियों के साथ 15 जुलाई 2012 को अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता की टीम ने अंतरिक्ष में 127 दिन बिताए। 46 साल की सुनीता विलियम्स का ये दूसरा अंतरिक्ष दौरा है। और इस बार जब वो गए थे 2012 में, तो वो अपने साथ मछली और मेंढक लेके गए थे। याद रखना, क्या लेके गए थे अपने साथ? वो मछली और मेंढक लेके गए थे अपने साथ, मछली और मेंढक। तो इस तरह सुनीता विलियम्स जी कुल कितने दिन रहे हैं अंतरिक्ष में? 322 दिन रहे हैं, याद रखना। अब हमारा प्रश्न कुछ और था, हमने पढ़ा कुछ और, लेकिन नॉलेज का ही पढ़ा। तो सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? तो 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। अब अगला प्रश्न है हमारा, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो जो लद्दाख है उसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अभी जो हमारी चीन के साथ जो हमारा युद्ध हो रहा है वो लद्दाख क्षेत्र से हो रहा है। और ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ इसका। ये देखो, इस प्रकार वहाँ पे बर्फ़ ही रहती है हमेशा। और लद्दाख क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान या अलग क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ दूर दूर तक रेत दिखती है, उसी प्रकार लद्दाख में भी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, इसलिए उसको ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा प्रश्न, चांगथांग क्या है? अब चांगथांग कोई थोड़ा अजीब शब्द लग रहा है, लेकिन है अपने सिलेबस का है, तो इसको मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो चांगथांग है इसका अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब जैसे लद्दाख का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, जिसे चांगथांग कहा जाता है। ये देखो, इस प्रकार थोड़े बहुत 1-2 घर हो गए तो हो गए, 2-3 घर, पूरा ऐसा जैसे गाय भेड़ बकरी चराने वाले कैसे रहते हैं, उस प्रकार से ये लोग बहुत ही कम अल्प संख्या में रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? चांगथांग कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे मशहूर शॉल कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मशहूर शॉल है पश्मीना शॉल। और अभी अभी ये विराट कोहली के पास देखने को मिली थी ठंडी के मौसम में। जो पश्मीना शॉल है ये बहुत ही महंगी होती है, इसकी कीमत लगभग 17,000 से 40 या 50,000 तक होती है। तो ये होती है पश्मीना शॉल। हम भी देख लेते हैं पश्मीना शॉल है कैसी, ये देख लो। इसे बनाने के लिए अगर सादी सी शॉल बनाई जाए तो कई दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर इस पर डिज़ाइन बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और इसकी जो बुनाई होती है वो हाथ से की जाती है, इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से बनाई जाती है। जो कश्मीरी क्षेत्र है वहाँ पे जो ठंडे क्षेत्रों में जो भेड़ रहती है उनके बालों से ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये उनके जो बाल होते हैं हमारा एक बाल उनके 7 बालों के बराबर होगा, इतने बारीक उनके बाल होते हैं भेड़ के। तो सोचो ये महंगी क्यों है? क्योंकि उनको बहुत अधिक समय लगता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी है ये।
तो दुनिया की सबसे मशहूर शॉल कौन सी है? पश्मीना शॉल है। याद रखना, भूलना नहीं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है, पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? तो अगर हम 6 स्वेटर पहन ले तो जितनी हमें गर्मी 6 स्वेटरों में मिलेगी उतनी गर्मी हमें सिर्फ एक शॉल दे सकती है, यानी सिर्फ एक शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये प्रश्न भी आप याद रख लेना। अब आया ऐसा प्रश्न जो सीटेट में आ चुका है 2019 में। एक टीन ज़मीन का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आया था और मैं सही करके आई हूँ। एक टीन ज़मीन का क्या अर्थ है? तो एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहा जाता है। जैसे मान लो मेरे पास 1 किलो गेहूँ है, मैं 1 किलो गेहूँ जितने खेत में बो सकूँगी वो मेरा 1 किलो ज़मीन कहलाएगी। उसी प्रकार, ऐसा होता नहीं है लेकिन उसी प्रकार एक टीन बीज जितने ज़मीन में बो सकते हैं उसे एक टीन ज़मीन कहा जाता है। ये आप याद रख लेना, भूलना नहीं। ये प्रश्न 100% आ सकता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एमपीटेट में, सीटेट में, संविदा में पूछे जाते हैं। अब अगला है हमारा, ये प्रश्न भी सीटेट में आ चुका है। झूम खेती क्या है? तो मैं आपको झूम खेती के बारे में बता देती हूँ। ये जो खेती है इसमें क्या होता है, एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम करने देते हैं। जैसे मैंने अभी मक्के की फसल ले ली तो मैं क्या करूँगी, इसको कुछ साल ऐसे पड़ने दूँगी, उस पर कुछ भी बोऊँगी नहीं, कुछ भी करूँगी नहीं, उसको ना जोतूँगी ना कुछ करूँगी। फिर क्या होता है, इस जगह को बाँस या जंगल उग जाते हैं। अब देखो मैंने ज़मीन को छोड़ दिया ऐसे ही तो उसमें बाँस के डंडे खड़े हो जाएंगे, घास खड़ी हो जाएगी, है ना। तो उसको क्या करेंगे, उसे उखाड़ते नहीं हैं, उसे उखाड़ेंगे नहीं, उसे क्या करेंगे, गिरा कर जला देते हैं। यानी उसको गिरा देंगे काट के और उसको जला देंगे। जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तब ज़मीन को जोता नहीं जाता। यानी अगर मुझे कुछ बोना है, खेती करनी है तो मैं उसको जोतूँगी नहीं, बस हल्के से उस मिट्टी को हिलाया जाता है किसी अन्य साधन की सहायता से, है, और बोया जाता है। ज़मीन को जोता नहीं जाता। ये भी आप याद रखना, ये झूम खेती में होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? अब जो चेराओ नाच है ये बहुत ही अच्छा नाच है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसका जो पूरा नाच है ये वीडियो पर देखा हुआ है, आप भी ज़रूर देखना। तो ये जो चेराओ नाच है ये होता है मिजोरम में। ये नाच मिजोरम में किया जाता है। मैं बता देती हूँ आपको, आपने वो डंडों है वो नागालैंड और उसमें उधर सुना होगा, वो डंडों पे करते हैं, है ना। ये वाला नाच, डंडे हिलाते हैं और नाच करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी इसका वीडियो ज़रूर देखना। तो मिजोरम चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम के लोग करते हैं, याद रखना। इस प्रकार मैंने आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की जो एनसीईआरटी बुक्स है उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुकी हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।